हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा आप कैसे हैं? हम तो यही उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अपनी वेल प्रिपरेशन में बिल्कुल दिन रात डटे होंगे। और यही मैंने बेटा शुरू में समझाया था, आज फिर समझाऊंगा कि जो भी टाइम बचा है बिल्कुल कैद रहिए। अभी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, सूरज इस समय नहीं निकल रहा है आपके लिए। ठीक, आप सिर्फ अपने स्टडी रूम में कैद रहिए, वहीं अपना जो है सारा टाइम किताब कापियों के बीच रखिए। किताबों से, कापियों से, अपने नोट्स से मोहब्बत रखिए, अपने पेन कलम से, स्याही से मोहब्बत रखिए। यही टाइम, बस ये टाइम सिर्फ आपको अपने पेन कापी, नोट्स, बुक्स, इन सब से प्यार करने का है। इन्हीं से आप प्यार करिए केवल, बाकी फिर सब बाद में देखा जाएगा। एग्ज़ाम के बाद फिर आप घूमने जाइएगा, ट्रिप करिएगा, एंजॉय करिएगा, लेकिन अभी सिर्फ आप बेटा अपनी पढ़ाई करिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है आपका। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, फिट रहिए और सिर्फ अपनी पढ़ाई करिए। बेटा पिछले लेक्चर में हमने आपको एक चैप्टर फिनिश कर दिया था जिसका नाम था गोली पृष्ठों पर प्रकाश का बर्तन। उसमें हमने दो आपको बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराए थे, और उसके सारे सिलेक्टेड जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमने आपको एक अच्छा कलेक्शन करके आप तक पहुंचा दिया था। उम्मीद है बेटा आपने बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर रखा होगा, और अगर प्रिपेयर कर लिया रियलिटी में तो आने वाले 27 फरवरी के फिजिक्स के एग्जाम में आप उससे कुछ ना कुछ अवश्य पाएंगे, विश्वास रखिए आप। आज का बेटा जो नया चैप्टर है वो प्रिज्म वाला चैप्टर है। आपने भली भांति पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो भी चिंता नहीं करना, और अगर पढ़ा है तो आज बिल्कुल निखर जाएंगे आप लोग उसमें। एक जहां भी छोटी मोटी जो भी कमियां रह गई होंगी, आज कोई कमियां नहीं रहेंगी। और आज के बाद इस चैप्टर को फिर आप सिर्फ उसी गैप में पढ़ लें जो फिजिक्स के पेपर में 1-2 दिन का जो आपको गैप मिल रहा है, बस उतने में ही आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आज सिर्फ आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए इस चैप्टर को, बस इंटरेस्ट के साथ, लगन के साथ पढ़िए बेटा। तो चलिए चैप्टर का नाम लगा लीजिए आप बेटा। चैप्टर का नाम लिखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। बेटा अपवर्तन मतलब आप पढ़ ही चुके हैं। आप परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन का मतलब रिफ्रैक्शन। वर्ण विक्षेपण को इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्जन। ठीक, तो आप इस तरह भी इस चैप्टर को आप इंग्लिश में कह सकते हैं, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी प्रकाश। प्रिज्म द्वारा यानी थ्रो प्रिज्म यानी प्रिज्म के द्वारा, है ना। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का, यानी प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। थ्रो प्रिज्म यानी प्रिज्म द्वारा। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा, टॉपिक का नाम क्या है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। ठीक, चलो बेटा इसमें एक डेरिवेशन है पूरे चैप्टर में, लेकिन है बहुत धुआंधार डेरिवेशन, बहुत धुआंधार धुरंधर डेरिवेशन है। और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत कम हैं, बहुत थोड़े से हैं। करा देंगे हम आपको, उसके लिए आप चिंता मत करिए। ठीक, तो बेटा इस चैप्टर का जो बहुत इकलौता और बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, आज उस डेरिवेशन को कराना है। लेकिन बिफोर उस डेरिवेशन के हम थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी कुछ चीज़ों को पहले समझें, अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करें, इसके बाद हम उस डेरिवेशन में उतरें।
हमको बिल्कुल पूर्ण रूप से उस डेरिवेशन में एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। और अगर आप डायरेक्ट चल देंगे तो क्या जाने, अभी जब प्रिज्म नहीं जानते तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये क्या जानेंगे। डिस्पर्जन क्या है भाई, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं ये क्या जानेंगे, अभी कुछ नहीं जान पाएंगे। आराम से क्रम से चलिए, थोड़ा सा टाइम लेंगे, इसके बाद सीधे डेरिवेशन में आ जाएंगे। सबसे पहले तो बेटा हमें यही समझ लेना चाहिए कि ये चैप्टर प्रिज्म के नाम पे बना है। तो बेटा प्रिज्म क्या है, प्रिज्म क्या है, सबसे पहले तो यही समझ लेना चाहिए। ठीक, प्रिज्म पहली बात तो एक पारदर्शी माध्यम होता है। कांच का होता है तो पारदर्शी होगा, पारदर्शी माध्यम होता है। और पारदर्शी का मतलब आप लोग समझते हैं अच्छे से, ट्रांसपेरेंट, मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, इस पार से उस पार या उस पार से इस पार देख सकते हो, तो वो पारदर्शी माध्यम होता है। दूसरी बात, वो एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी तो होता ही है, साथ में समांग भी होता है। समान नहीं, समांग, अर्थ उसका समान से ही होता है, लेकिन समांग गा है लास्ट में। और समांग का मतलब ये होता है कि बिल्कुल एक जैसा, एक जैसा। अगर आप गिलास में दूध ले लें और उसमें चीनी घोल दें, तो बेटा जब चीनी घोलेंगे तो चीनी घुल घुल के पूरे दूध में विलयन के रूप में घुल जाएगी ना। ऐसा तो नहीं होता है कि एक गिलास दूध आपने भरा, नीचे के आधे गिलास दूध में, नीचे वाले आधे गिलास दूध में चीनी है, ऊपर के आधे गिलास वाले दूध में चीनी है ही नहीं, ऐसा तो नहीं। उसको कहते हैं हम समांग, यानी एक जैसा विलयन बन जाना। ठीक, तो दो चीजें याद रहेंगी, समांग और पारदर्शी। अब प्रिज्म क्या है उसको सुनिए आप। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से, जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। देखिए, नोट सामने रखा करिए बेटा, पेन हाथ में रखा करिए, जितना आप मेंटेन से आप बैठेंगे उतना ही अच्छा आपका सब्जेक्ट तैयार होगा। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। देखिए, समझना ध्यान से, एक पृष्ठ हमने ये लिया और एक पृष्ठ ये लिया। ठीक, ये भी समतल पृष्ठ है, ये भी समतल पृष्ठ है, और दोनों पृष्ठ एक दूसरे से किसी एंगल पर ऐसे झुके, यहाँ पे एंगल बन रहा ना टॉप पे, शीर्ष पे, किसी एंगल पर ऐसे झुके हैं। दोनों समतल, देखो ये भी समतल, ये भी समतल, दोनों समतल पृष्ठ। और जब दो समतल पृष्ठ एक दूसरे से किसी कोण पर झुके होते हैं, ऐसे समान पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक, इसको आप अपने इससे मिला दीजिए, ये पूरे में कांच भर दीजिए, ये फिल हो गया और ये आपका प्रिज्म बन गया। क्या है प्रिज्म, फिर से आप फाइनली डेफिनेशन आप उसकी सुनिए। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है, समान का मतलब एक जैसा, और पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब बेटा ये जो दो पृष्ठ हैं, समतल पृष्ठ, इन पृष्ठों को क्या कहते हैं, इन पृष्ठों को क्या कहते हैं बेटा, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और ये जो टॉप पे बेटा ये एंगल बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को बेटा क्या कहते हैं, इस कोण को कहते हैं अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण। इसी को हम प्रिज्म कोण भी कहते हैं, या प्रिज्म कोण। ठीक है, ये प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहलाता है। और ये जो दोनों समतल पृष्ठ हैं, इन पृष्ठों को हम
क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी इन्हीं दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होता है, इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, तो प्रिज्म क्या है, एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। राइट, अच्छा, इसके बाद देखिए, अब प्रिज्म जो है, इसमें बेटा दो चीजें आप याद रखिए कि प्रिज्म, देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और गौण विक्षेपण, हम इन दोनों चीजों को बेटा प्रिज्म के द्वारा आपको क्लियर करेंगे। आप गौर से पहले आप मेरी बात को सुनिए और समझिए। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, आपने अच्छे से समझा कि ये प्रिज्म है ना, ये दो समतल पृष्ठ हैं, यही अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। इसका मतलब प्रिज्म के द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन होगा वो इस पृष्ठ से होगा और इस पृष्ठ से होगा। इस पृष्ठ से कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं आपकी। ठीक, यानी इससे अपवर्तन होगा और इस पृष्ठ से अपवर्तन होगा। तो बेटा अपवर्तन दो प्रकार से होगा इसमें। जब दो पृष्ठ हैं, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है, तो अपवर्तन दो प्रकार से होता है। कैसे होता है आप डायग्राम में देखिए। मान लो इस पृष्ठ पर हमने, पहले हम थोड़ा सा आपको वैसे समझाने का प्रयास करें, है ना। चलो भाई चलो, देखो जैसे ये है, मान लीजिए पेपर, सादा पेपर, ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप। अब देखिए गौर से, ये हमने ऐसे खोल दिया तो एक समतल पृष्ठ ये हो गया, है ना, और एक समतल पृष्ठ ये हो गया। ठीक, अब जब एक समतल पृष्ठ ये, एक समतल पृष्ठ ये है और दोनों किसी कोण पर झुके हैं बेटा, यहाँ पे देखो टॉप पे, शीर्ष पे, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है ना, दोनों किसी कोण पर झुके। ठीक, तो इस कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। और इन पृष्ठों को क्या कहेंगे, समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ। इससे अपवर्तन होता है और इस पृष्ठ से भी अपवर्तन होता है। अब जैसे कोई प्रकाश की किरण इस पे हमने आपतित की, कोई प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पे डाली, तो ये आपतित किरण कहलाएगी। ये आपतित हुई और अंदर जाके अपवर्तित हुई। देखो यहां आपतित हो रही और फिर जब अंदर ये खाली जगह दिख रही, यहां अपवर्तित होगी और फिर इसके बाद इस पृष्ठ से बाहर निकल जाएगी। बात समझ रहे। तो ये आपतित हुई और ये अंदर जो है ये अपवर्तित हुई और ये जो बाहर निकल गई, इसको हम कहते हैं निर्गत किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण अंदर, ठीक, और ये निर्गत किरण। अब समझिए आप, एक समतल पृष्ठ ये, एक समतल पृष्ठ ये। अच्छा, जब हम, एक बात समझना पहले, जैसे हम प्रिज्म से बाहर हैं, खुले मैदान में हैं, तो बहुत आपको कई बार मैंने बताया कि खुले मैदान में आप खेल रहे हैं, समझिए आप विरल माध्यम में खेल रहे हैं। खुले मैदान का मतलब क्या है कि आप जहां पर हैं वहां सिर्फ वायु ही वायु है। खुली हवा में आप खेल रहे हैं और खुली हवा में खेल रहे हैं मतलब ये कि कौन सा माध्यम हुआ बेटा, विरल माध्यम हुआ। अब साहब हम जो है जब कांच के अंदर प्रवेश कर गए, हम नहीं प्रवेश करेंगे, हमारी कहाँ हिम्मत है, आप प्रवेश कर जाएंगे क्या, आपकी कहाँ हिम्मत है बेटा। प्रकाश की किरण ही कांच में प्रवेश करेगी, प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगी। अब जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करेगी, माने कांच में प्रवेश करेगी, तो कांच तो एक सघन माध्यम है। कांच कैसा बेटा, ये कांच है ना, और कांच कैसा है, कांच एक सघन माध्यम होता है। कांच बेटा एक सघन माध्यम होता है। आराम से समझो इसको, बस यही चीजें समझना है, तभी तो डेरिवेशन क्लियर होगा। डायरेक्ट डेरिवेशन लेके चल दिए आप, फिर कह रहे हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं सर ने कैसे कराया, बहुत टफ है, बहुत टिपिकल है। आप उसके सिस्टम को नहीं समझोगे तो टिपिकल तो लगेगा। आप सिस्टम समझो फिर बताना मुझे टिपिकल लगा या सिंपल लगा। अच्छा, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, ठीक। इस तरफ आ जाएं तो फिर खुले मैदान में आ गए, फिर खुली हवा में खेलने लगे, तो ये कैसा है बेटा, खुली हवा में खेल रहे हैं तो ये कैसा माध्यम हुआ, विरल माध्यम,
ठीक, अब समझना। अब हमने एक प्रकाश की किरण इस तरीके से इस पृष्ठ पर हमने ऐसे आपतित की। कौन सी किरण कहलाएगी बेटा? ये आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, अब इस पृष्ठ पर हमने आपतित की, तो जब आपतित की तो बेटा ये अपवर्तित होगी अब अंदर। अभी हमने क्या बताया था कि ये दो पृष्ठ हैं बेटा, हैं जो किसी कोण पर दोनों झुके हैं, तो इसी को तो प्रिज्म कहते हैं। ठीक, अब इस पृष्ठ पर आपतित हुई तो अंदर क्या होगी? अपवर्तित होगी, और बाहर जब इस पृष्ठ से निकलेगी तो उसको निर्गत किरण कहेंगे। ठीक, ये किरण आपतित होगी, है ना। एक सेकंड बेटा रुकिए। ये बेटा थोड़ा सा तिरछा बना, यहाँ से हमको बिल्कुल सही दिखता है, लेकिन जब हम ऐसे फ्रंट से आगे देखते हैं ये तिरछा, थोड़ा सा हम इसको सही करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको सही करते हैं। अब कुछ ये सीधा होगी। ठीक, तो चलिए, अब हमने ये प्रकाश की किरण आपतित की बेटा, कहां से? विरल से वायु से कांच में जा रही, मीन्स विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही, तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यही तो आपको अपवर्तन के नियम बताए थे हमने पिछले चैप्टर में। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, अपवर्तन के नियम पढ़े। आपने क्या पढ़ा था अपवर्तन में? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा क्या पढ़ा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, तो बेटा जब विरल से सघन में प्रवेश कर रही, वायु से कांच में प्रवेश कर रही, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी ना। तो अब यहाँ अभिलंब तो दिखाई नहीं दे रहा, हम कैसे समझेंगे कहाँ झुक रही? अभिलंब तो बनाओ पहले। ठीक, तो बेटा एक अभिलंब बना दो। अब अभिलंब का मतलब एक लंबवत रेखा, ठीक, 90 डिग्री पे। तो जैसे ये पृष्ठ है, इसी पृष्ठ पे तो आपतित कर रहे हैं आप, तो बस इसी पृष्ठ पे एक अभिलंब खींच दो। मान लो जैसे ये पृष्ठ है, थोड़ी देर को, तो इस पे अभिलंब कैसे खींचेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो जैसे ये पृष्ठ है, ये अपवर्तक पृष्ठ है, और इस पे आप अभिलंब खींच दीजिए, क्या दिक्कत है? ये बन गया 90 डिग्री, तो ये अभिलंब है। अब क्या है, जब प्रकाश की किरण आपतित की बेटा, तो देखना ध्यान से, नियम क्या कहता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है बेटा। ऐसे आपतित कर रहे हैं हम, ऐसे, तो इस डायरेक्शन पे जा रही, तो जाना तो चाहिए उसको ऐसे, लेकिन अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही, इसलिए वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो बेटा अभिलंब की ऐसे जाना चाहिए। अब ऐसे न जाके बेटा, अभिलंब तो इस तरफ है ना, अभिलंब तो ये है, ऐसे जा रही थी, लेकिन अभिलंब ये है तो इसकी ओर झुक जाएगी, मतलब ऐसे, ऐसे न जाके थोड़ा झुक जाएगी, झुक जाएगी, ऐसे अपवर्तित होगी। ठीक, अच्छा, अब जब इससे बाहर निकलेगी, इससे बाहर निकलेगी, ठीक, तो अब इसको आपतित किरण कह रहे, और इसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। बात समझ गए? इसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। यहां पे लिखे थे, ठीक है, अपवर्तित किरण। रफली समझ लो, अभी हम डायग्राम डायरेक्शन बनवाएंगे। अच्छा, अब ये अपवर्तित किरण होगी, लेकिन जब इस पृष्ठ से बाहर निकलेगी तो बेटा ये आपतित बन जाएगी, और जो बाहर निकलेगी वो अपवर्तित बन जाएगी। बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? इस पृष्ठ के लिए ये किरण हमने आपतित की, और ये देखो अपवर्तित हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई तो अपवर्तित हो गई। ठीक, अब आगे इस पृष्ठ में, तो इस पृष्ठ के लिए ये जो अपवर्तित किरण है, इस पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण कहलाएगी, और जब इस तरफ निकलेगी तो वो अपवर्तित किरण कहलाएगी। ठीक, अच्छा, तो जब निकलेगी बेटा
तो कांच से कहाँ जाएगी? वायु में, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। तो बेटा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, अच्छा आपतित तो ऐसे हो रही बेटा, अब हम इसको अपवर्तित नहीं कहेंगे, अब नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे? आपतित। तो आपतित तो ऐसे हो रही है ना, लेकिन जब वो विरल में पहुंचेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो बेटा अभिलंब तो बनाओ पहले, अभिलंब तो दिख नहीं रहा। तो ये अपवर्तक पृष्ठ है, इस पे एक अभिलंब रेखा खींच दो, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच दो, हो गया अभिलंब। ठीक, तो बेटा ऐसे आपतित हो रही, ऐसे देखो इस डायरेक्शन में आपतित हो रही, तो जाना तो चाहिए उसको ऐसे, ऐसे जा रही थी, लेकिन नहीं, जब सघन से विरल में प्रवेश कर रही तो ऐसे क्यों जाएगी? अभिलंब की ओर, सॉरी अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो बेटा ऐसे जा रही थी, अब इसके लिए अभिलंब तो ये है, ऐसे जा रही थी ना, तो अभिलंब तो ये है, अगर ऐसे बढ़ा दी तो वो तो अभिलंब की ओर चली जाएगी, आपको तो अभिलंब से दूर हटाना है। तो अभिलंब ये है और ऐसे जा रही थी तो थोड़ा अभिलंब से दूर हटा दो, ऐसे, ये अभिलंब से दूर हट गई। ठीक, अब सुनिए, इस पृष्ठ के लिए देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। इस पृष्ठ के लिए हम देखेंगे तो ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। अब इसको आपतित कह दिया बेटा, इसको अपवर्तित, फिर इसको आपतित, इसको अपवर्तित, कंफ्यूज हो जाओगे। आपके बेटा कंफ्यूज ना हो उसके लिए क्या तरीका है? 3 ही तो किरणें हैं, इसको आपतित कहा, इसको अपवर्तित कहा, और ये किरण बेटा प्रिज्म से बाहर निकल रही है, आउटपुट कर रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? निर्गत किरण कह देंगे। ये आपकी समस्या का समाधान हो गया, आपके कान फ्यूज नहीं होंगे अब। ठीक, क्या कहेंगे? निर्गत किरण कहेंगे। बेटा ऐसे होता है अपवर्तन। ठीक, इसको कहते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। हमें उम्मीद है कि थोड़ा इससे समझ में आ गया होगा। आने वाले डेरिवेशन में हम बड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझाएंगे। थोड़ी देर और रुक जाइए, एक बात थोड़ी सी और समझ लीजिए, है ना, एक बात थोड़ी सी और समझ लीजिए बेटा। ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म का काम क्या है ना? प्रिज्म का, चल यहां बताते हैं बेटा। ये जो प्रिज्म है, ये जो आपने प्रिज्म बनाया है, इस प्रिज्म का काम क्या है? वर्क ऑफ प्रिज्म। व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रिज्म? प्रिज्म का काम क्या है? प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म क्या करता है बेटा, है ना? देखिए, प्रिज्म 2 हरकतें करता है, 2 हरकतें करता है। कौन कौन सी हरकतें करता है? पहली बात तो जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें हैं, उन किरणों को अपने वास्तविक मार्ग से रियल मार्ग से टर्न कर देता है। देखो ना आप चित्र में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा? ऐसे आपतित हो रही थी, इस तरह से प्रकाश की किरण जा रही थी, लेकिन उसने ऐसे ना जाने दिया बेटा, थोड़ा टर्न कर दिया, मोड़ दिया, बोले बेटा ऐसे चली जाओ आप, तो बेचारी ऐसे चली। ठीक, लेकिन अब वो बेचारी ऐसे जा रही थी, तो प्रिज्म है, अरे बोले बेटा थोड़ा सा मुड़ के ऐसे निकल जाओ, तो बेचारी ऐसे निकल गई। तो प्रिज्म का काम क्या है? प्रिज्म का काम क्या है? उस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को अपने मार्ग से मोड़ देना, और मोड़ देना इसी को कहते हैं हम विचलन। ठीक, तो पहला काम क्या है? लिख लीजिए आप अपने पहले पॉइंट में, लिखिए प्रकाश की किरणों को अपने वास्तविक मार्ग से, सही मार्ग से, सत्य मार्ग से, एक वास्तविक मार्ग से मोड़ देना, ये बेटा प्रिज्म का काम है। वो अपने वास्तविक मार्ग से प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है। ये वास्तविक मार्ग था इसका, लेकिन उसने ऐसे मोड़ दिया।
ये वास्तविक मार्ग था, लेकिन ऐसे न जाके उसने ऐसे मोड़ दिया। तो प्रिज्म का काम है प्रकाश की किरणों को अपने रियल पथ से, अपने वास्तविक मार्ग से, अपने सही रास्ता से मोड़ देना। और इसी को कहते हैं बेटा क्या, विचलन। मोड़ देने को, प्रकाश की किरण जब मुड़ जाती है तो प्रकाश की किरण के मुड़ने को विचलन कहते हैं। ठीक। दूसरा काम बेटा क्या है, दूसरा काम सूर्य प्रकाश आपने पढ़ा, हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको कि सूर्य प्रकाश क्या होता है, वही सतरंगा। ठीक। तो जो सूर्य प्रकाश के 7 रंग होते हैं वेबग्योर, स्पेक्ट्रम में नहीं बताया था, वेबग्योर में जो 7 रंग होते हैं, सूर्य प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, उन रंगों को बेटा अलग अलग कर देना, छार छार कर देना। ये दूसरा काम प्रिज्म का है। प्रिज्म ही ऐसा होता है, सूर्य प्रकाश की किरण प्रिज्म पे आप आपतित करोगे, प्रिज्म पे डालोगे, आपको तुरंत वेबग्योर दिखाई देने लगेगा, तुरंत 7 रंग दिखाई देने लगेंगे, एकदम अलग अलग दिखाएगा, अलग अलग दिखाएगा, एक एक रंग अलग अलग दिखाई देगा। ठीक। तो प्रिज्म का दूसरा काम क्या है, सूर्य प्रकाश के, बेटा सूर्य प्रकाश किसी का नाम तो नहीं है, नहीं कहोगे मेरे तो सारे रंगों की धज्जियां उड़ा दी सर ने, 7 रंग हमको दिए, नसीब से मिले हैं, किसी ने दिए तो थे नहीं, ईश्वर की महामाया थी, प्रकृति की देन थी कि हमको 7 रंग मिले, और वो भी सर ने आज उनको ऐसे धज्जियां उड़ा दी सबके सामने, हमारे सारे रंगों को बिखेर दिया है। बेटा सूर्य प्रकाश, किसी का नाम अगर सूर्य प्रकाश हो तो बेटा आई एम सॉरी, सूर्य प्रकाश जी आपके जितने भी 7 रंग हैं उनको प्रिज्म की चपेट में आएंगे तो उन रंगों को बेटा छाड़ छाड़ तो होना ही है, क्योंकि प्रिज्म का काम ही यही है। एक सूर्य प्रकाश के 7 रंग को अलग अलग करना। ठीक है ये। और बेटा 7 रंगों को अलग अलग करने की क्रिया जो होती है बेटा, उसी को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। वही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ब्रैकेट में लिख लेना, वर्ण विक्षेपण। चलो बेटा, अब टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए, बर्बाद ना करते हुए, सीधे सीधे अपने इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट और वही एकलौता, बस उतना ही है भी उस चैप्टर में, कुछ और ज्यादा है नहीं, और है भी लेकिन हम आपको बढ़ाएंगे नहीं, टाइम उतना है नहीं जो हम आपको और एक्स्ट्रा चीजें बताएं। आप आज का आप इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आप तैयार करिए, और अगर कहीं धोखे से ईश्वर की कृपा हो गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। 5 नंबर बिल्कुल जो है आपकी जेब में होंगे। अच्छा चलो बेटा, आपकी जेब में पहुंचाना हमारा काम है, और जेब से निकाल के कॉपी में चिपका देना ये बेटा आपका काम है। ठीक। आपकी जेब में आज हम 5 नंबर डाले दे रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस उम्मीद के साथ आप उसको तैयार करिएगा कि 27 फरवरी को हमको, जब हम 2 बजे बेंच पे बैठेंगे और उसके 2 पन्ने पलटेंगे तो हमको प्रिज्म के अपवर्तनांक का लहरता हुआ डेरिवेशन दिखाई देगा। ठीक। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लगाइए आप, प्यारा सा सुंदर खूबसूरत सा क्वेश्चन। देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी प्रिज्म के पदार्थ में अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक अब क्या लिखना है वो हम बता रहे हैं बोर्ड पे बेटा। अपवर्तनांक को एन से प्रदर्शित करते हैं, वो तो पीछे भी आप जान चुके हैं। एन बराबर साइन
ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन, देख रहे लिखने की स्टाइल बिल्कुल बराबर के सामने अपॉन होना चाहिए, ठीक, अपॉन साइन ए बाई 2 होता है, लिख लो, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 होता है, ठीक। बेटा इसी को अथवा करके और लिख लो, परीक्षा में कभी कभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ जाता है, एक लाइन आपकी और बढ़ेगी, डेरिवेशन वही है, सेम 2 in 1, यानी उसी में दो क्वेश्चन बनते हैं, एक वो जो अभी लिखाया और एक ये जो अभी हम लिखा रहे, दोनों का सॉल्यूशन एक ही है, एक लाइन और बढ़ा देना है, बस सॉल्यूशन एक ही है, ठीक। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लो सर ने ये तो कराया था, ये वाला तो कराया ही नहीं था, तो ऐसा नहीं है बेटा, अथवा वाला भी लिख लो, नहीं आप छोड़ आओगे परीक्षा में, सर मेरे बेवफा निकले, उन्होंने ये बताया ये नहीं बताया, रोते हुए आ जाओ, ठीक। चलो अथवा करके लिखो, यदि किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए, कैपिटल ए, प्रिज्म कोण ए बहुत कम हो तो सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए होगा, ठीक। ये सिद्ध करना है या ये सिद्ध करना है, दोनों एक ही बात है, यहां तक तो आपको आना ही आना है, एक लाइन और बढ़ा दोगे बस ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक। चलो आज का बेटा बहुत वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और आज का इकलौता डेरिवेशन और आज का इकलौता क्वेश्चन, एक चीज बेटा आ गई यहाँ पे, विचलन कोण डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा, समझ ले पहले उसको। आपने बहुत अच्छे से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था बेटा, ये पृष्ठ है, ये हमने एक अभिलंब खींच दिया बेटा, ये मान लो विरल माध्यम है, ये मान लो सघन माध्यम है, और आपने इस तरीके से पृष्ठ पे एक किरण आपतित की, तो बेटा नियम क्या है कि जब विरल से सघन में जा रही तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, है ना, तो जाने को तो वो ऐसे जा रही थी, जाने देते, लेकिन नहीं, प्रिज्म का काम क्या है, प्रकाश की किरणों को मोड़ देना, और किस तरह मोड़ देना, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये विरल से सघन में आ रही है, इसलिए अभिलंब तो ये है ना, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे इस तरफ को झुकेगी, यानी ऐसे जाएगी बेटा, तो बेटा ऐसे जा रही थी और उसको मोड़ दिया बेटा, प्रकाश की किरणों को अपने रियल मार्ग से मोड़ देने को ही तो विचलन कहते हैं ना, तो अपना रियल मार्ग उसका तो ये था, और उसने क्या किया, उसको मोड़ दिया, किसने मोड़ दिया, ये प्रिज्म का काम है, उसने मोड़ दिया, और जब मोड़ दिया बेटा तो जितना मोड़ दिया उसी को हम कहते हैं विचलन कोण डेल्टा, जितना मोड़ दिया उसी को हम विचलन कोण डेल्टा। अच्छा आपने ये पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि आपतित किरण ये आपतित होती है और ये अपवर्तित होती है, आपने पढ़ा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण आई कहते हैं, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण आर कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब आप सुनिए बेटा, इस लाइन से यह आपतित किरण है और यह अभिलंब है, इस लाइन से इस लाइन तक आई बन रहा, अब आइए आप, ये आपतित किरण है तो ये भी तो आपतित किरण है, ये तो जा रही है आपतित, इसी चीज में तो जा रही थी आपतित, है ना। अच्छा और अभिलंब कहाँ है, अभिलंब वाली रेखा देखो ऊपर से चले आओ, अभिलंब वाली रेखा ये है, ठीक, तो यहां से यहां तक कितना टोटल कोण बन रहा, कितना, डेल्टा प्लस आर, तो मतलब ये जो आई है वो किसके बराबर है, डेल्टा प्लस आर के बराबर, तो आई बराबर क्या है, डेल्टा प्लस आर, आर को इस तरफ ले आओ तो डेल्टा बराबर क्या होगा, आई माइनस आर, ये बेटा विचलन कोण कहलाता है डेल्टा। समझ गए होगे अब आप कि प्रिज्म का काम क्या है, प्रकाश की किरणों को अपने सत्य मार्ग से
मोड़ देना उसी को विचलन कहते हैं, और जितने कोण पर वो मोड़ देता है उसी को बेटा विचलन कोण कहते हैं, और विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलो भाई, आज का ग्रस्ता इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, थोड़ा सा बेटा टाइम लगेगा, उसमें घबराना मत। अगर अच्छा तैयार करना है और आज के बाद आपको दोबारा फिर इसको तैयार ही नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी। तो चलिए आंसर में आप हेडिंग डाल लीजिए व्यंजक, और बस शुरू हो जाइए। थोड़ी सी कहानी हम आपको लिखाएंगे बेटा, थोड़ी सी कहानी आपको लिखाएंगे। लिखिए लिखिए कि पहले आप समझेंगे डायग्राम, बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, बता दिया करो जल्दी से, हैं। चलो डायग्राम से समझो, लिखना आप अपने मन से, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बना के लिखना। क्या कहने बेटा, मजा आ जाएगा। एग्जामिनर भी कहेगा अरे भाई इसने तो बहुत बेहतरीन भाषा लिखी है, ऐसा तो हमने भी नहीं पढ़ा कहीं। आप अपनी भाषा में बनाओगे, लगेगा नकल नहीं की। चलिए फिर डायग्राम को समझो बेटा। बड़ा सा और सुंदर सा, बिल्कुल साफ सुथरा चित्र, जितना क्लियरिटी से आप चित्र बनाएंगे, क्योंकि बारीक चित्र है, बारीक कोण है, बारीक किरणें हैं, जितना साफ सुथरा खूबसूरती से बनाएंगे उतना आपको डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। चल बेटा, ये एक प्रिज्म है, मजा नहीं आया, तिरछी भाग नहीं देखा है। चलो अब भी मजा नहीं आया। बन जाओ बेटा, नखरे काय कर रही। चल ठीक, वेरी गुड, ठीक 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 ठीक। थोड़ा देखा जाए कैसा बन रहा भाई। हाँ, सीधा बना कि नहीं? बन गया, चलो ठीक, सीधा बन गया बेटा। ये एक प्रिज्म हो गया। अब आपको सब कुछ बता चुके हैं। ये दो समतल पृष्ठ होते हैं, उन्हीं दो समतल पृष्ठों को किसी कोण पर झुका के आप रख दीजिए, प्रिज्म तैयार हो गया। ठीक, और इन दोनों समतल पृष्ठों को क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और दोनों समतल पृष्ठों के बीच में यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। तो मान लीजिए हमने ये एक प्रिज्म है बेटा, इसका नाम दे दो, गुमनाम क्यों रहे, ABC। और ये प्रिज्म कोण कहलाएगा A। ठीक, अब इस पृष्ठ पर ही अपवर्तन होता है और इस पृष्ठ से भी अपवर्तन होता है, दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होता है। तो चलिए हमने इस पृष्ठ पर एक किरण आपतित की बेटा। आराम से समझना, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझना, आराम से। मान लो इस किरण को हमने आपतित किया, कोई नाम देते चलो बेटा, ये PQ, ये एक किरण है PQ। ठीक, अब खुले मैदान से कांच में जा रही है, यानी विरल से सघन में जा रही है, तो बेटा अभिलंब की ओर झुकेगी। तो सबसे पहले तो एक अभिलंब बना दो। चलो हमने मान लो ये अभिलंब को मतलब समझ देना, 90 डिग्री की लाइन खींच दो बस। चल, ये अभिलंब बनाया। अब बेटा ऐसे जा रही थी, है ना, देखो ऐसे जा रही थी, इस डायरेक्शन पे ऐसे जा रही थी ना, लेकिन वो ऐसे ना जाके अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो देखो अभिलंब की ओर झुक गई और ऐसे अपवर्तित होगी। ठीक, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा बेटा? हाँ, ऐसे अपवर्तित होगी। ठीक, ये बेटा अपवर्तित होगी, अभिलंब की ओर झुक गई। अच्छा, अब आया दूसरा पृष्ठ। तो बेटा जब दूसरा पृष्ठ आया तो अब इसी अपवर्तित किरण को आप आपतित किरण कहेंगे, और उस तरफ जब निकलेगी तो वो अपवर्तित कहलाएगी। ठीक, तो बेटा ऐसे आपतित हुई और अब इस पृष्ठ से अपवर्तित होगी। तो बेटा अब देखो कांच से और कहां जा रही? खुले मैदान में, यानी वायु में। और जब कांच से वायु में जा रही, यानी सघन से विरल में जा रही, तो बेटा क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी।
अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक, अच्छा, जब विरल से सघन में जा रही थी तो अभिलंब की ओर झुक गई, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक, तो बेटा अभिलंब तो बना लो, पहले अभिलंब तो बना लो एक। तो चलो, ये है पृष्ठ, इस पे एक अभिलंब रेखा खींच दो, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखा खींच दो बेटा। ठीक, ये अभिलंब हो गया। अब ऐसे देखो, ऐसे जा रही थी, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे उसको ऐसे जाना चाहिए, है ना, लेकिन क्या है, उसने इसको मोड़ दिया। भाई प्रिज्म का ही तो काम है प्रकाश की किरणों को वास्तविक मार्ग से मोड़ देना। और कैसे मोड़ेगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो अभिलंब तो ये है बेटा, और ऐसे जा रही तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी ऐसे अपवर्तित। ये ठीक बेटा, अगर हम इस किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और इस किरण को भी, इस किरण, देखिए एक बात आपको कल्पना करना पड़ेगी। कैसी कल्पना करना पड़ेगी, समझो, मेरी बात को समझना बेटा। ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं बेटा, आपतन कोण कहते हैं, है ना। आई से प्रदर्शित करते हैं कोण को, देखना एक एक कोण को, बस चित्र में पूरी जान लगा दो, बाकी आगे कुछ नहीं। इसमें आपतित किरण, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण आई बनता है, बनता है। अब ये है अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब, देखो अभिलंब तो यही आ रहा ना बेटा, देखो ये अभिलंब की रेखा है ना, ये अभिलंब है ना पूरा। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण आर कहते हैं। ठीक, चलो अब आए यहां। तो बेटा ये देखना गौर से, ये आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण, ये आपतित है और ये अपवर्तित है और ये निर्गत है, यही तो बताया था। तो आपतित और अभिलंब के बीच आपतन कोण, अपवर्तित और अभिलंब के बीच अपवर्तन कोण। इसी तरह से अब यहां आओ, ये अपवर्तित किरण है ना, अपवर्तित किरण, और ये लाइन कौन सी है, ये ऐसे ऊपर से आओ, ये कौन सी लाइन है, अभिलंब। ठीक, इस पृष्ठ का अभिलंब ये है, इस वाले पृष्ठ का अभिलंब ये है। ठीक, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनेगा बेटा, अपवर्तन कोण बनेगा। आपतित और अभिलंब के बीच आपतन कोण आई, अपवर्तित और अभिलंब के बीच अपवर्तन कोण आर। ठीक, तो अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है, उसके बीच में अपवर्तन कोण आर ही तो बनेगा। लेकिन आर तो बेटा यहां भी बन रहा, आर यहां भी बन रहा। तो अब एक अपवर्तन कोण ये हो गया, तो इस अपवर्तन कोण को आर डैश मान। ठीक, इसके बाद अब सुनिए आप, ये निर्गत किरण है बेटा, है ना, निर्गत किरण। अब थोड़ी एक कल्पना कर लें कि जैसे इस पृष्ठ पर हमने एक मिसाइल दागी, एक किरण आपतित की, तो वो बेटा देखो उधर ऐसे जा रही थी सामने, लेकिन इसने ऐसे मोड़ दिया था। उसी तरह से अगर हम ये मान लें कि इस पृष्ठ पर हमने ये मिसाइल दागी, ये मतलब ये एरो यहां ना मान के, ऐसा मान लें कि ये एरो ऐसे लगा, ऐसे किरण आपतित करी, ऐसे, तो बेटा वो देखो, अगर हम यहाँ पे एरो लगा दें तो ये ऐसे जा रही, ऐसे, और इसको हम आगे बढ़ा दें बेटा, आगे बढ़ा दें जिस दिशा में जा रही थी वो। ठीक, तो ऐसे जा रही थी लेकिन उसने ऐसे मोड़ दिया। बात समझ में आ रही, हम एरो को उल्टा पहले मन में मान लो, मन में आप ये मान लो कि ये जो एरो दिख रहे ये उल्टे हो गया, इधर को लगा, ये इधर को लगा, ऐसा मान लो। तो ये ऐसे आपतित हुई और ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसे मुड़ गई। तो बेटा अगर हम इसको आपतित किरण माने, जैसे हम इसको आपतित किरण मान रहे, इसको कौन सी किरण मान रहे, आपतित किरण। तो बेटा अगर इसको हम आपतित किरण मान लें इसी तरह, तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब, गौर करना, ये आपतित किरण
और ये अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बेटा जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण आई कहते हैं ना। बोलो कि ये क्लियर हुआ? इतना हुआ क्लियर? अच्छा, अब गौर से देखो बेटा, ये आपतित किरण मान के चल रहे, तो फिर ये ऐसे जा रही थी ना, यही तो है आपतित किरण ये। और अभिलंब कहाँ है? अभिलंब ये है, ये है, ये अभिलंब ये है, यही तो है अभिलंब। ठीक, तो आपतित किरण और अभिलंब ये, इनके बीच में ये कोण यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना बना? आपतन कोण आई। भाई आपतित और अभिलंब के बीच आई तो बनता है, तो ये आपतित है और ये अभिलंब है, तो यहां तक, यहां से यहां तक आई बना, है ना। और ये बेटा कितना है? आर डैश। तो अगर पूरे आई से इसको हम घटा दें, है ना, तो ये कोण कितना बचेगा? ये वाला कोण कितना बचेगा? ये देखो पूरा ये आई है, तो बेटा ये भी तो आई होगा, है ना। ये कैंची बन रही कि नहीं? गौर से देखो, ये कैंची बन रही, और कैंची जहां बनती है जितना कोण ये होगा उतना ही कोण यहां होगा, तो यहां से यहां तक भी आई हुआ। ठीक, और ये कितना है? ये सामने लिखा है आर डैश। तो पूरे आई से इस आर डैश को घटा दो, तो ये वाला कोण बचेगा, ये वाला। ठीक, कितना बचेगा? आई माइनस आर डैश। इस कोण को आप क्या कहेंगे बेटा? इस कोण को आप क्या कहेंगे? आई माइनस आर डैश। एक चीज और बेटा, एक आपतन कोण जैसे ये आई मान लिया था और अपवर्तन कोण आर मान लिया था, जब दूसरे की बारी आई तो दूसरा आपतन कोण आई डैश मान लो और दूसरा अपवर्तन कोण आपने आर डैश माना ही है। ऐसा कर, तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा? आई डैश माइनस आर डैश। बेटा चित्र को थोड़ा अच्छे से बस बना लेना। ठीक, चलिए बस चित्र कंप्लीट हो गया अब आपका। अब आप गौर से देखिए, इस पॉइंट को आप कुछ मान लीजिए भाई, यहां एक नाम दे दो, ए बी सी हो गया, यहां डी कर दो। अच्छा, ये पी क्यू आपतित किरण हो गई, और क्यू आर, इसको यहां पे आर कर दो। क्यू आर कैसी हो गई? अपवर्तित। और आर से यहां तक आ जाओ एस, बिल्कुल क्रम से लो, पी क्यू आर एस, ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझ लें। बाकी रखने को बिंदु है, चार्ज कुछ रख दो। तो आर एस बेटा ये कौन सी हो गई? निर्गत किरण। ठीक, चलिए, तो बेटा डी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। यहाँ क्या बचा भाई? यहाँ तो भी, यहाँ भी तो मानो कुछ है, यहाँ कुछ मान लो, ए बी सी डी हो गया, यहाँ ई मान लो, बस क्रम से मानो। चलो, ए बी सी डी ई और पी क्यू आर एस सब क्रम से मान लिए। बेटा चित्र आपका बिल्कुल ओके है। अब आप गौर से देखिए, ये किरण ऐसे जा रही और ये किरण ऐसे हो रही थी, दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है ये बेटा? ये क्या है? ये यहाँ पे विचलन कोण बनेगा डेल्टा। एक बात और समझ लो बेटा, देखना गौर से, हम हाथ चला रहे, ये लाइन कौन सी? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, बेटा कैंची दिख रही? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, बेटा देखो, ये वाली लाइन है ना, ठीक, और ये वाली लाइन, बेटा कैंची बनी। अब यहाँ आई बन रहा, यहाँ आई बना, तो ये भी तो पूरा आई होगा, और बीच में ये जा रही, बीच में ये जा रही, और यहाँ पे कितना बन रहा है? यहाँ पे कितना बन रहा? आर। तो बेटा पूरा आई है और ये आर है, तो ये कितना रह जाएगा? ये आई माइनस आर। तो ये वाला कितना होगा कोण? आई माइनस आर। ठीक, चल, बस आपकी मेहनत अब सफल है, अगर आपने समझ लिया। माना फलाना आप अपनी भाषा में लिखिएगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में, हम बोल रहे हैं आप उसको लिखिएगा, फिर आप अपनी भाषा में बनाइएगा। माना एक प्रिज्म ए बी सी, जिसका प्रिज्म कोण ए है, इसके पृष्ठ ए बी पर एक किरण पी क्यू आपतित की जाती है, जो अभिलंब बेटा, ये अभिलंब है एक, तो यहाँ पे क्यू है, यहाँ ई है ना,
चलो एक काम करो, इसको जो है एन कर दो, इसको एम कर दो। ये अब दोनों अभिलंब जो हैं उनके भी नाम हो गए बेटा। एक अभिलंब ये है एन क्यू ई और एक अभिलंब है एम आर ई। दोनों अभिलंब के नाम हो गए, आप चाहो तो दे सकते हो। फिर से सुनो, माना एक प्रिज्म एबीसी जिसका प्रिज्म कोण ए है, इसके पृष्ठ AB पर एक किरण PQ आपतित की जाती है जो अभिलंब NQE की ओर झुकती हुई QR दिशा में अपवर्तित होती है। QR दिशा में अपवर्तित होती है तथा अभिलंब MRE से दूर हटती हुई RS दिशा में निर्गत होती है। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण। अब आपतित किरण को आगे बढ़ाओ, ऐसे देखो बढ़ जाएगी। निर्गत किरण ऐसे है, इसको ऐसे हमने माना था ना, कल्पना की थी, ऐसे आगे बढ़ाया तो दोनों बिंदु D पर काटती हैं। आगे पीछे बढ़ाने पर जहां विचलन कोण डेल्टा प्राप्त होता है। फिर से आप सुनिए आराम से। माना एक प्रिज्म एबीसी जिसका प्रिज्म कोण ए है। आप नाम ना भी दो तो कोई चिंता की बात नहीं, आपने चित्र में दे दिया नाम, बस ठीक है, भाषा में मत दो। सुनो, बिना नाम के सुनो। माना एक प्रिज्म एबीसी जिसका प्रिज्म कोण ए है, इसके एक पृष्ठ पर एक किरण आपतित की जाती है जो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी किरण जो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दोनों किरणें आगे पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर काटती हैं वहां विचलन कोण डेल्टा प्राप्त होता है। दोनों लैंग्वेज आपको हमने बता दी, आप अपनी भाषा में बना लीजिएगा, सिंपल सा बना के लिखिएगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। अब आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा बेटा। इसमें 3 स्टेप रहेंगे। 3 स्टेप किस तरह से? एक स्टेप में आपको लेना है त्रिभुज DQR। बहुत गौर से देखना बेटा, DQR त्रिभुज देख रहा है ये वाला। दूसरे स्टेप में आपको लेना है चतुर्भुज AQER। आपको ना समझ में आ रहा तो हम अलग से बता रहे। त्रिभुज लिया DQR, बेटा त्रिभुज ये है, गौर से देखो DQR। यहां पे कोण कितना बन रहा? I माइनस R। यहां पे कोण कितना बन रहा बेटा? I डैश माइनस R डैश। और यहां पे कोण कितना? ये विचलन कोण जो बाहर बनता है, बहिष कोण, डेल्टा बहिष कोण कहलाता है जो बाहर बन रहा, ठीक। और बहिष कोण जो होता है वो अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है, ये प्रमेय है। तो बेटा एक ही हो गया। दूसरा स्टेप क्या लेंगे? एक चतुर्भुज लेंगे AQER। जब लेंगे जब बता देंगे, ठीक। अभी इसको समझो बेटा, त्रिभुज DQR। चल त्रिभुज फिजिक्स भाई इमरान सर में बेटा आप लोगों का बहुत देर से, आधे पौन घंटे से मोस्ट वेलकम हो रहा है। अब ज्यादा बेटा स्वागत मत करवाओ, हमारे पास इतने लड्डू मिठाई नहीं है ना, बस आप डेरिवेशन समझो बेटा, ठीक। आराम से। तो त्रिभुज DQR, त्रिभुज DQR में एक एक स्टेप को आराम से समझो बेटा। जब त्रिभुज है तो त्रिभुज में 4 कोण होते हैं ना, तो 4। खोपड़ी हिलने लगती फौरन सबकी। हाँ सर है, सुना करो गौर से। ये नहीं कि भाई गुरुजी जो पढ़ा दें बस वो सत्य हैं? तमाम गुरुजी असत्य हैं, तमाम गुरुजी ऐसे हैं जो असत्य हैं। तो बेटा ध्यान से पढ़ा करो, हैं? नहीं 2 दूनी 5 जो है, तमाम पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। 2 दूनी 5, 2 दूनी 5। हाँ, त्रिभुज में कितने कोण? 3 कोण। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, ठीक। तो बेटा एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण, ठीक। लेकिन इसमें डेल्टा जो है वो बहिष कोण है। तो बेटा त्रिभुज DQR में चूंकि त्रिभुज DQR में डेल्टा बहिष कोण है,
बेटा एक एक बात को समझना, फिर हमें बताना बहस कोड, कमेंट में बताना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। त्रिभुज डी क्यू आर में डेल्टा बहस कोड है, और जो बहस कोड होता है वो 9th 10th में आपने प्रमेय पढ़ी है कि बहस कोड त्रिभुज के अन्य दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो बेटा बहस कोड तो इस पॉइंट पे बन रहा, तो अन्य दो कोण क्यू और आर बचे, ये और ये, इनके योग के बराबर। तो डेल्टा किसके बराबर होगा? आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। इसलिए डेल्टा बराबर क्या होगा? आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। ठीक बेटा, एक काम करो, आई को आई के साथ, दो सगे भाइयों को क्यों दूर दूर रखे हो, है ना, ऐसा नहीं। चलो आई को आई के साथ बेटा कर दो, आई प्लस आई डैश, है ना। और बेटा आर दोनों में माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लो, आर को भी आर के साथ कर दो, बिछड़ने मत दो, दो हंसों का जोड़ा। ठीक, आर प्लस आर डैश। बेटा ये आपका पहला समीकरण बन गया। क्या बन गया? पहला समीकरण। काम आएगा, देखेंगे आगे चल। ठीक, अब दूसरा स्टेप सुनो। दूसरा स्टेप लेना है चतुर्भुज ए क्यू ई आर, हम अलग से बना रहे, बाकी ना रह जाए बेटा, इतनी सी भी कोई कमी ना रह जाए। एक एक चीज को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बस आप समझ गए तो मेरी मेहनत कामयाब है। ए, यही तो है ए, और फिर ऐसे आओ क्यू, क्यू, फिर यहाँ नीचे ई, फिर यहाँ पे आर। चल अच्छा, ये लाइन जो कौन सी है बेटा, गौर से देखो, ये लाइन कौन सी है? ये डैश 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 डैश, अभिलंब है ना। और ये लाइन कौन सी है? ये भी तो अभिलंब है। तो बेटा अभिलंब ये है, अभिलंब ये है, और अभिलंब जब है तो बेटा ये तो 90 डिग्री होगा, और ये भी अभिलंब है तो बेटा ये भी 90 डिग्री होगा। तो इस चतुर्भुज में चार कोण, ठीक, और चार में से दो कोण क्लियर हो गए, 90 डिग्री हैं। तो चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 630 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 630 अंश होता है ना। फिर खोपड़ी हिली थी, देखो फिर खोपड़ी हिली थी, हैं? हाँ, 6 का 3 इधर, 3 का 6 उधर, सब दाएं बाएं हो जाता है, ध्यान रखा करो पढ़ में। चतुर्भुज में चार कोण, कौन सा चतुर्भुज लिया बेटा? ए क्यू ई आर, चारों कोणों का योग 360 होता है, कर दो। चल चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, ठीक, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में चार कोण। चलो ए क्यू ई आर, चलो लिखो, ए प्लस क्यू प्लस ई प्लस आर, और चारों कोणों का योग 360 अंश, जिसमें से दो कोण आपको कंफर्म है, ये 90 है, ये 90 है। क्यू और आर की जगह 90 लिख दो बेटा। तो ए प्लस 90 प्लस ई प्लस आर, सॉरी आर भी तो 90 है ना, आर भी तो 90 है, अभिलंब से बन रहा है, 90 और बराबर 360। तो बेटा 90 90 180 उस तरफ ले जाओ, यहां बचा ए प्लस ई, और 180 अंश उस तरफ ले गए, 360 से घट गया, 180 अंश बचा। समीकरण नंबर इसको 2 मान लीजिए। ठीक, चलो बेटा तीसरा स्टेप सुनो। तीसरे स्टेप में फिर एक त्रिभुज लेना बेटा। अब ये आप गौर करो, अच्छा एक त्रिभुज आपने डी क्यू आर लिया, ये वाला, दूसरा चतुर्भुज ले लिया ए क्यू ई आर, तीसरा अब एक आपको फिर एक त्रिभुज लेना है तीसरे स्टेप में, वो भी कौन सा? क्यू ई आर, ये वाला, ठीक, त्रिभुज क्यू ई आर में, है ना। तो बेटा ये त्रिभुज है, इसमें 3 कोण होंगे, जब त्रिभुज है तो 3 कोण होंगे, है ना, और तीनों कोणों का योग, अब को भी ना हिला देना, तीनों कोणों का योग 180 अंश। ठीक, तो बेटा ये वाला कोण कितना है? आर, और ये वाला कोण कितना है? आर डैश, है ना भाई। क्यू ई आर, तो इतना ही तो त्रिभुज लेंगे, इतना, ये जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ प्लेन, तो ये कोण और ये कोण, तो आर प्लस आर डैश प्लस ये कोण मालूम नहीं, ई मान लो बस,
जो नाम है वही मान लो, नाम मान तो मालूम नहीं। तो आर प्लस आर डैश प्लस ई, तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो त्रिभुज क्यू ई आर में आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 अंश। बेटा समीकरण नंबर थर्ड। बस अब आप सिंपल रास्ता में पहुंच गए, डेरिवेशन के बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हैं आप। बेटा अगर हम थर्ड से सेकंड को घटा दें, जब हम थर्ड से सेकंड को घटाएंगे तो देखो ई से ई कट जाएगा, क्या बचेगा आर प्लस आर डैश माइनस ए, आर प्लस आर डैश माइनस ए, ई से ई कट गया, बराबर में आ जाओ, 180 से 180 कट जाएगा घटाने पे तो 0 हो गया। ए को उस तरफ ले जाओ तो आर प्लस आर डैश बराबर क्या हो जाएगा ए। अब बेटा एक बात समझो, हमने आपको तीनों स्टेप्स बता दिए, पूरा आपको क्लियर एकदम मतलब डायग्राम समझा दिया, पूरा आपको उसके जो 3 स्टेप्स थे वो भी समझा दिए। अब क्वेश्चन को जरा एक बार पढ़ लो, आपके क्वेश्चन का मकसद क्या है, वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि आपका मर्डर कर दिया जाए, वो चाहता है कि हमारा मर्डर कर दिया जाए, वो चाहता है कि उसकी शादी करा दी जाए, क्या चाहता है उसका मकसद समझो बेटा। क्वेश्चन कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी प्रिज्म के पदार्थ में अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक n बराबर इतना होता है। इसका मतलब अपवर्तनांक के लिए डेरिवेशन सिद्ध करना है, ये चाहता है। अब अपवर्तनांक को तो n से प्रदर्शित करते हैं, और अपवर्तनांक के लिए वो तो स्नेल साहब बता गए हैं पिछले चैप्टर में, उन्होंने अपना एक नियम दिया था ना, स्नेल का नियम पढ़ा था, आपने पढ़ा था स्नेल का नियम, क्या बताया था साहब? स्नेल साहब ने अपना नियम क्या बताया? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण आई और साइन का मतलब ज्या, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो बेटा अगर हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो फिर हमें आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर मालूम होना चाहिए, ठीक। अच्छा चलो, तो फिर आई और आर को तलाशो, अपवर्तनांक तो अपने आप मिल जाएगा, ठीक। तो अब आई और आर को तलाशने के लिए एक कंडीशन हम यहां पर लगाएंगे, छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी। क्या कंडीशन लगाएंगे? हम हर चैप्टर में आप देख रहे हैं, लाइट वाली यूनिट में खास तौर से, कि एक छोटी सी कंडीशन लगा देते, काम चल जाता बेटा। यदि दर्पण बहुत छोटा हो, यदि पृष्ठ बहुत छोटा हो, उसी तरह से यदि प्रिज्म बहुत छोटा हो, नन्हा सा चुन्ना सा, ठीक। यदि प्रिज्म बहुत छोटा हो तो बेटा, यदि प्रिज्म बहुत छोटा हो बेटा, इस कंडीशन में सुनो, प्रिज्म बहुत छोटा हो मतलब अल्पतम विचलन की स्थिति हो, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या क्या होगा, क्या क्या होगा? यदि प्रिज्म बहुत छोटा हो तो बेटा जिसको आप आई डैश कह रहे, आई डैश, वो आई के बराबर होगा, जिसको आप आर डैश कह रहे वो आर के बराबर होगा, जिसको आप डेल्टा कह रहे वो बेटा डेल्टा एम, एम फॉर मिनिमम नॉट मैंगो, ठीक। आम का सीजन थोड़ी ना है। डेल्टा बराबर डेल्टा एम होगा, मतलब अगर प्रिज्म बहुत छोटा हो, नन्हा सा हो, ऐसी कंडीशन में आप आई डैश को आई कह सकते, आर डैश को आर कह सकते, और डेल्टा को डेल्टा एम कह सकते। तो कह दो, देर मत लगाओ बेटा, कह सकते तो कह दो। आई डैश की जगह आई रख, आ जाओ फर्स्ट इक्वेशन। अरे इसमें आओ पहले, इसको इक्वेशन बेटा 4 मान लो पहले प्यार से। अब 4 में आ जाओ, चलो इक्वेशन 4 में, समीकरण 4 में, ठीक। चलो आर डैश की जगह आर रखो, आर प्लस आर बराबर ए, आर प्लस आर बराबर ए, 2r हो गया, 2r बराबर ए, तो r बराबर कितना आ गया? a/2। लो r आ गया बेटा। आई और आर चाहिए, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, बस स्नेल का नियम लगाओ, सिद्ध हो गया। तो आर तो आ गया, एक जंग जीत ली। चलो अब आ जाओ कहां? इक्वेशन फर्स्ट में आ जाओ बेटा, समीकरण नंबर 1 में आ जाओ, 1 में चलो आ जाओ। चलो डेल्टा की जगह क्या रखेंगे? डेल्टा एम रख दो। आई प्लस आई डैश, आई प्लस, और आई डैश की जगह क्या रखेंगे? आई डैश की जगह आई
माइनस आर प्लस आर डैश। अरे बेटा आर प्लस आर डैश की सीधी आर प्लस आर डैश की जगह ए रखो ना, आर प्लस आर डैश की जगह सीधा ए रखो यहाँ पे, माइनस आर प्लस आर डैश की जगह ए। चल बेटा आई प्लस आई, 2i, आई आई कितना, आई आई 2i। ठीक, हाँ ऐसे जोड़ना सीखा कभी, आई आई 2i। चलो ये 2i हो गया। अब बेटा a को इस तरफ ले जाओ, इस तरफ, इसको इससे कह दो इस तरफ ले जाओ। जब ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। चले आओ बेटा चुपचाप यहाँ, तो यहाँ क्या बचा 2i। चल 2i बराबर a को इस तरफ ले आए, क्या हो गया a प्लस डेल्टा m, है ना, डेल्टा m। ठीक, i बराबर a प्लस डेल्टा m, और 2 को बटे में ले आओ बेटा, बस आ लो, दूसरी जंग भी जीत ली। बस केवल जो है बादशाह को पकड़ना मरोड़ना बाकी रह गया। ठीक है, जंग ने तो जीत ली। आर का मान भी आ गया, आई का मान भी आ गया। बेटा स्नेल मियाँ क्या कह गए थे कि आई और आर हो तो हमें बुला लेना, हम अपवर्तनांक आपको दे जाएंगे। ठीक, लेकिन पहले इतना कमा के लाओ कि कम से कम आई और आर हमें कमा के दिखाओ कि हाँ कुछ कमाई की, तब हम आ जाएंगे स्नेल के नियम से। स्नेल साहब आ गए बेटा। स्नेल के नियम से क्या कहता है स्नेल का नियम, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, बस बेटा आई और आर के मान रखो, आई तथा आर के मान रखने पर, चलो बेटा रख दो, n बराबर साइन आई की जगह बेटा a प्लस डेल्टा m बाई माने बटा बाई 2, और अपॉन यानी बटा साइन आर, और आर की जगह बेटा, आर की जगह ऊपर लिखा है a बाई 2। ठीक, ये होता है किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। सिद्ध हो गया बेटा, इति सिद्धम, हैंस प्रूव। अब अथवा में एक क्वेश्चन और लिखाया, क्या लिखाया, किसी पतले प्रिज्म के लिए, पढ़ लीजिए आप, अथवा वाला क्वेश्चन लिखा था, किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण a बहुत कम हो तो सिद्ध कीजिए डेल्टा बराबर n-1 इंटू a, है ना। तो बेटा ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। और अगर एक शब्द और बढ़ा दे कि पतला प्रिज्म, बस अगर पतला प्रिज्म कह दे तो सुनो, आप यहां एक लाइन बढ़ा देना, कह देना यदि प्रिज्म पतला हो, यदि प्रिज्म, हम पहले लिखना चाह रहे थे कि दुबला, पर्यायवाची लिखते क्या दिक्कत, दुबला है कि पतला है, बात तो यदि प्रिज्म पतला हो तो बेटा क्या होता है, अगर प्रिज्म पतला होगा तो ये जो बेटा, एक चीज फिर याद दिला दे, साइन में न्यूनतम कोण क्या होता है 0, और वो किसका होता है, साइन 0 का मान 0। जब बहुत बेचारा एकदम निर्लज, एकदम बिल्कुल जो है गरीब सा हो, एकदम कमजोर हो जाए, बिल्कुल किसी लायक ना रह जाए, साइन 0 उसका मान 0। ठीक, उसी तरह से बेटा अगर प्रिज्म बहुत पतला है तो साइन a प्लस डेल्टा m बटा 2 जो दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे, साइन हटा दें, साइन 0 को क्या कह रहे, 0 साइन हटा दिया, साइन 0 को क्या कह रहे 0। उसी तरह साइन दिस को क्या कहेंगे, दिस, साइन हटा देंगे। ठीक, अगर प्रिज्म पतला हो तो साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन हटा दो, a प्लस डेल्टा m बाई 2 हो जाएगा। उसी तरह से साइन a बाई 2, साइन a बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, a बाई 2। ठीक, चलो बेटा, तब है ना, अब क्या है, तब और अब लगाए पड़े हैं बेटा, n बराबर अब साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 से साइन हटा दिया तो बचा a प्लस डेल्टा m बाई 2, a प्लस डेल्टा m बाई 2, और अपॉन में आ जाओ,
हमने क्या कहा था बेटा, बराबर बिल्कुल सीध में लगाना, ऐसे सुंदर सा लिखना। साइन a/2 से साइन हटा दो तो बचा a/2, a/2 बेटा 2 से 2 तो कट गया, है ना। अब जो बचा a, है ना, a बचा तो a का तिर्यक गुणा कर दो, a का इसमें तिर्यक गुणा कर दो तो n a, ये a यहां आ जाएगा, n a और यहां क्या बचेगा, a प्लस डेल्टा m, a प्लस डेल्टा m बचा और ये वाला a चला गया यहां तो n इंटू a। अब इस a को ले जाओ बेटा उस तरफ तो n a और a को वहां ले गए तो ये हो गया माइनस a, और इन दोनों में बेटा a कॉमन ले लो तो बचा n-1 इंटू a। ये आ गया किसी पतले प्रिज्म के विचलन कोण का सूत्र। ये था बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत धुरंधर डेरिवेशन। ठीक, आसान नहीं है इसको करना, कराना, समझना, समझाना। मैंने मेहनत की है, आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि बेटा आप लोग भी भरपूर मेहनत करेंगे, ठीक है, और इस डेरिवेशन को आज तैयार करेंगे। आने वाले नए लेक्चर में हम जो भी इस चैप्टर के सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आपको कराएंगे और इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग प्यार से पहले। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर हम आपको, हालांकि हैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन आपको अगर सुंदर लग रहे हो तो आज हमारा भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, और नहीं ले रहे तो मत लीजिए। लेकिन आप आज एग्जाम के 2 दिन शेष रह गए हैं, 3 दिन। अब हम ये चाहते हैं कि बेटा आप अपने सभी सब्जेक्ट के साथ साथ आज से हिंदी को ज्यादा फोकस कर दीजिए। शायद पहला पेपर हिंदी का ही होगा संभवतः, ठीक है, हमें कंफर्म थोड़ा सा नहीं है इसकी, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो मुझे फिजिक्स की याद रहती है 27 फरवरी, ठीक है। तो जो भी हो, पहला पेपर 18 फरवरी को पहला एग्जाम है आपका, उस सब्जेक्ट की आप तैयारी आज से थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा कर दीजिए, ठीक है। और बाकी आप सब कुछ पढ़ते रहिए नॉर्मल, अपना मूड चेंज करने के लिए फिजिक्स उठा ली, केमिस्ट्री उठा ली, मैथमेटिक्स उठा ली, ठीक है, जो भी करना है आप करते रहिए, इंग्लिश पढ़िए। और आने वाले 18 फरवरी का जो सब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा सा आज से फोकस करिए, ठीक, अपनी तैयारी करिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरोगे तो हार मिलेगी, डर के आगे बढ़ोगे तो हार मिलेगी, जबकि डर के आगे जीत है। अगर आगे बढ़े तो जीत ही मिलेगी, पीछे हो गए तो हार मिलेगी। आगे बढ़ना है, आपको जीतना है, हमारी मेहनत को कामयाब करना है, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, माँ बाप की उम्मीदों को, माता पिता की उम्मीदों को बिल्कुल उन उम्मीदों पे खरा उतरना है, ठीक। चलिए बेटा, अगले लेक्चर में हम आपको मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।